इस वेलकम टू श्री गणेश IAS। इस लेक्चर सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर के बारे में। तो ये करंट अफेयर है आपका दृष्टि का करंट अफेयर है 21 जुलाई का 2021 का, और 21 जुलाई और 22 जुलाई को वन आफ्टर अनदर किया जाएगा। तो प्रोविज़न है इसमें 97th अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, कुछ प्रोविज़न को स्ट्रक डाउन किया है, कुछ प्रोविजंस को, सारे प्रोविजंस को नहीं। ठीक है, तो ये होता है कि न्यूज़ में क्यों रहा है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा है 2013 के जजमेंट को गुजरात हाई कोर्ट का। उसमें उसने कहा कि स्ट्रक डाउन सर्टेन प्रोविज़न को उसने स्ट्रक डाउन किया है, जो आपका अब ये जो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 का, जो कि आपकी उसको उसने स्ट्रक डाउन किया है। और ये बताता है कि इट गिव्स अ मेजर बूस्ट फॉर फेडरलिज्म। ठीक है, जैसे कि उससे फेडरलिज्म के लिए एक मेजर बूस्ट है, एज द 97th अमेंडमेंट श्रैंक द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ओवर इट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म को बूस्ट करता है क्योंकि 97th अमेंडमेंट जो है वो श्रैंक कर रहा था एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स का, उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कहने का मतलब ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके वो स्टेट लिस्ट में आती है ना। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो मल्टी स्टेट में वर्क कर रही है, तो वहाँ पे जो है ना कि वो जो यूनियन गवर्नमेंट वहाँ पे वो उसका जो रूल्स होगा वो एप्लीकेबल हो सकता है ना, उसकी वहाँ पे उसकी पावर को बताई गई है। तो कोऑपरेटिव्स क्या होता है, तो कोऑपरेटिव्स होता है अकॉर्डिंग टू ILO कहता है कि कोऑपरेटिव्स इज अ ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटरी टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। तो इन सारे नीड्स को उनको पूरा करता है एंड एस्पिरेशंस थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड इंटरप्राइज। मतलब इसमें डेमोक्रेटिकली होगा ये, है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप यूं ही उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद से देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, है ना, ये हो गया आपका। उसके बाद से यूनाइटेड नेशनल जो जनरल असेंबली है उसने 2012 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स कहा था। अब देखो भाई, 2011 में एक्ट आया और 2012 में इंटरनेशनल ईयर ऐसा कोऑपरेटिव को इंटरनेशनल ईयर उसका वो डेजिग्नेट किया गया था ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा बढ़ावा मिल सके। अब जैसा आपको पता है कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो कितना सक्सेसफुल है। अपने इंडिया में देखा होगा काफ़ी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि महाराष्ट्र में हैं, बहुत सारे हैं। उसके बाद से आपके ये जो मदर डेयरी का मिल्क हुआ, अमूल का हुआ, ये सभी तो कोऑपरेटिव ही हैं। उसके बाद से इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसने फाउंडेशन लेड करा वर्ल्ड बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द वर्ल्ड। रिसेंटली अ सेपरेट मिनिस्ट्री हमने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और उसके जो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो होंगे श्री अमित शाह जी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव न्यू पुश टू द कोऑपरेटिव मूवमेंट, ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट को और एक नया पुश दिया जा सके, है ना। अब की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो पार्ट 9 भी है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 97th अमेंडमेंट के थ्रू, जिसने डिक्टेटेड किया था कि टर्म्स फॉर रनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो याद रखना 9B में आता है, किस में आता है, तो पार्ट 9B में आ गया एंड 97th अमेंडमेंट में आ गया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, इसमें डिक्टेट किया गया था कि टर्म्स क्या होगा रनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद द प्रोविजन इन द अमेंडमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट विदाउट गेटिंग देम रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हुआ ये क्या कि इस प्रोविज़न को पास कर दिया गया पार्लियामेंट में, लेकिन ये स्टेट्स में रेटिफाई नहीं हुआ था, बिकॉज ये ऑर्डिनरी बिल था और ये फेडरलिज्म को कंसेप्ट, ये मतलब एक फेडरल कंसेप्ट था, है ना। तो ये बात होती है। तो इट वेंट टू एक्सटेंड डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, और ये डिटरमाइन कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे उस सोसाइटी में, शुड हैव और देयर लेंथ ऑफ टेन्योर, उनका टेन्योर क्या होगा। जैसे कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है तो उसके डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका लेंथ क्या होगा, एंड इवन द नेसेसरी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर टू द सोसाइटी। मतलब कि टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात की जा रही है कि क्या टर्म एंड कंडीशन होगा उस सोसाइटी के लिए, तो यहाँ पर ये बात हो रही है। अदर मेजर प्रोविजंस हैं जो कि 97th अमेंडमेंट में इसको जोड़े गए हैं, लाइक जो कोऑपरेटिव है ये एडेड हुआ था सॉरी, ये आपका द वर्ड कोऑपरेटिव्स वाज एडेड आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशन इन आर्टिकल 91C। तो इसका जो रिलेशन है आर्टिकल 91C से है, तो 91C ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, उसके बाद से होता है कि दिस एनेबल्स ऑल द सिटीजन्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स बाय गिविंग
इट एट स्टेटस टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, और ये आपका फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन हो गया, 91C दे दिया गया। तो आर्टिकल इससे कौन सा संबंधी है, तो 19(1) का C पार्ट, ठीक है। अब आर्टिकल जो नया आर्टिकल जो आर्टिकल 43B है उसमें जोड़ा गया DPSP में पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो DPSP आपका पार्ट 4 होता है। इसमें कहा गया कि हम प्रमोशन करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बन गई, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आर्गूमेंट है, तो ये कहता है कि इट जस्टिफाइड दैट द गवर्नमेंट वाज इंजेक्टिंग प्रोफेशनलिज्म एंड ऑटोनॉमी इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आर्गू अपना करती है कि हम ये तो गवर्नमेंट सिर्फ इंजेक्ट कर रही है प्रोफेशनलिज्म को, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को और प्रोफेशनलिज्म बना सके, ऑटोनोमस बना सके, ताकि सोसाइटी की फंक्शन ज़्यादा अच्छे से अच्छी हो सके। सेंट्रल गवर्नमेंट एक और यानी कि यूनियन गवर्नमेंट एक और कंसर्न देती है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है बाय द मेंबर्स, ठीक है, जिससे लेड टू पुअर सोसाइटी, जो पुअर सर्विसेज हो जाती हैं आपकी, एंड प्रोडक्टिविटी इससे काफ़ी कम हो जाता है। कहाँ भाई, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इसकी बात करते हैं वो, ठीक है। फिर कहते हैं कि इवन इलेक्शंस वाज आर नॉट हेल्ड ऑन टाइम, इलेक्शन भी आपके टाइम पे नहीं हेल्ड होते हैं। कोऑपरेटिव्स नीड टू रन ऑन द वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, और अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ाना है तो आप उसको मतलब कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से उसको बढ़ाइए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी रूलिंग में कहता है कि स्टेट का एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ क्वासी फेडरल इन दैट, तो क्वासी फेडरल की बात करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, क्वासी फेडरल इन दैट है। So far as legislative powers are concerned, though there is a tilt in favor of the center, vice versa the states, given the federal supremacy principle. अब फेडरल सुप्रीमेसी प्रिंसिपल ये होता है कि कभी भी कोई अगर रूल बनाए, सेंटर और स्टेट में अगर क्लैश होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा सुप्रीमेसी होता है ओवर द स्टेट, अगर क्लैश करता है तो यहाँ पे कहता है दो देयर इज अ टिल्ट इन फेवर ऑफ द सेंटर, ठीक है। मतलब कहता है कि ठीक है, वो मानते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिस्क्राइब किया है क्वासी फेडरल इन नेचर, ठीक है। Quasi federalism means a intermediate form of state between a unitary state and a federation। तो quasi federation ये होता है कि ये intermediate form of state जो होता है between unitary state, है ना, मतलब कि ये स्टेट का भी पावर होता है, उसमें यूनियन का भी पावर होता है, दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है जी। अब पूरा टोटली यूनियन का रूल नहीं होता है और पूरा टोटली स्टेट का भी रूल नहीं होता है, तो थोड़ा क्वासी होता है, पूरा फेडरल नहीं है, थोड़े से फेडरल है। However, within their own sphere, states have exclusive power to legislate on the topics reserved exclusively to them। लेकिन फिर भी कह रहा है कि कोई बात नहीं है, फिर भी स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि लेजिस्लेट कर सके टॉपिक्स रिजर्व, जो भी उसमें रिजर्व टॉपिक रखे गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ये पार्ट 9B है, विच कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 243ZH, याद रखना भाई, 243ZH से लेके 243ZT तक, ठीक है। इसका हैज़ अ सिग्निफिकेंटली एंड सब्सटेंशियली इम्पैक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर ओवर इट्स कोऑपरेटिव सेक्टर अंडर एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट। यानी ये आर्टिकल अपना है आपका 243ZH टू 243ZT, है ना, ये पार्ट 9B को कंसिस्ट करता है। इसमें बताया गया है कि सब्सटेंशियली और सिग्निफिकेंटली स्टेट लेजिस्लेचर की एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ओवर इट्स कोऑपरेटिव सेक्टर अंडर एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट है इसमें। फिर कोर्ट पॉइंट आउट करता है कि पॉइंटेड आउट हाउ आर्टिकल 243ZI मेक्स इट क्लियर दैट स्टेट may only make law on incorporation, regulation and winding up of a society subject to the provision of the Article 9B of the 97th Amendment। कोर्ट ने और पॉइंट आउट किया है कि जो आपका 243ZI है ये क्लियर बताता है कि स्टेट में ओनली मेक लॉ ऑन द इनकॉर्पोरेशन, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के लिए बना सकता है, रेगुलेशन के लिए बना सकता है, और वाइंडिंग ऑफ अ सोसाइटी सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न जो भी है उसमें, ठीक है। उसके बाद से ये स्टेट ने रेटिफाई नहीं किया है, नॉट रेटिफाइड बाय द स्टेट्स। तो इट हेल्ड दैट द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट required ratification by at least one half of the state legislature as per the Article 368(2) amendment of the Constitution, Article, ठीक है। Since it dealt with the entry which was an exclusive state subject, ठीक है, तो अंडर Article 368(2) कहता है कि Parliament can amend Constitution by passing a bill with a special majority। Since such ratification was not done in the case of 97th Amendment, तो भाई इसमें नहीं अमेंडमेंट किया गया था and it was liable to be struck down। अब बात करते हैं uphold the validity of provision related to the multi-state cooperative society। तो
अब अपहेल्ड कैसे हुआ वैलिडिटी का, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहता है इट डिड नॉट स्ट्राइक डाउन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल पार्ट 9B ऑफ द अमेंडमेंट concerning multi-state cooperative society due to the lack of ratification. When it comes to MSCS यानी कि multi cooperative society with objects not confined to one subject, the legislative power would be that of the Union of India which is contained by the entry 44 list यानी कि यूनियन लिस्ट। तो अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहाँ पे तो एक स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट को उसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पावर को दिया गया है, ये वहाँ पे वो काम कर सकती है। इट डिक्लेयर दैट द पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑपरेटिव ओनली इन सो फार एज इट कंसर्न्स मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोथ विद इन द वेरियस स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो ये इसमें आप ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके अब लिस्ट है डिफ्रेंशिएट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की। तो देयर आर 3 लिस्ट हैं इसमें। प्रोवाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल में अपना 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, तो इसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनल 97 थे, और इसमें ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं इसमें। तो यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा है 98 सब्जेक्ट and admit to uniform laws for the whole of the country. Only the Union Parliament can legislate with the respect to these matter, example defense, foreign affairs, banking, currency, union taxes and union taxes etc etc। मतलब यूनियन लिस्ट में क्या है भाई, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, बैंकिंग है, करेंसी है, यूनियन टैक्सेस है। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट हैं, पहले 66 थे ओरिजिनली, एंड कंप्राइजेज सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल और स्टेट इंटरेस्ट, जैसे कि पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में कहता है कि इसमें 52 सब्जेक्ट हैं, पहले 57 थे। विथ रेस्पेक्ट टू बोथ, मतलब पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर हैव कंकरेंट पावर ऑफ लेजिस्लेशन। द कंकरेंट लिस्ट not found only in federal constitution was to serve as a device to avoid excess rigidity to a two-fold distribution। मतलब एक्सेस आपका रिजिडिटी को दूर करने के लिए इसको किया गया था, और इसको इट इज़ अ ट्यूबलाइट जोन भी कहते हैं। एज फार नॉट सो इम्पॉर्टेंट मैटर्स द स्टेट्स कैन टेक इनिशिएटिव वाइल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स द पार्लियामेंट कैन डू सो। मतलब दोनों में हो सकता है, आप इनिशिएटिव, स्टेट भी कोई इनिशिएटिव ले सकती है ना, और साथ में आपका पार्लियामेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका, एक होता है रेजिडोरी पर, वो यूनियन के पास होता है। तो इस हिसाब से अपना ये पहला टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोविज़न ऑफ 97th अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।